सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरा परिचय है, मैं शारदा कुमारी, मारवाड़ी +2 स्कूल +2 की शिक्षिका हूँ। और आज आप लोग को हिंदी दिगंत भाग 1 से गद्य भाग में पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको निबंध पढ़नी है कविता की परख, जिसके लेखक निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा गया है। ये सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि आप लोग तीनों संकाय जो हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, पिछले वर्ष से आप लोग का पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन आया है, जिसमें आप लोगों को सभी को एक ही किताब पढ़नी है, दिगंत भाग 1, और 12th में जब जाइएगा तो भाग 2। तो भाग 1 से मैं आपको गद्य भाग में पढ़ा रही हूँ कविता की परख निबंध, जिनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो होता है, उसके लिए हमें गहराई से कवि परिचय भी जानना होता है। इसलिए हम लोग एक सबसे पहले ये अनुक्रमणिका बनाते हैं कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है पाठ में। तो हम लोग पहले जानेंगे, यहाँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने ये 7 बिंदु बनाए हैं आपको। ये 7 बिंदु पे आप लोगों को विश्लेषण आज होगा पाठ का, जिसमें सबसे पहला बिंदु है लेखक परिचय, दूसरा है शब्द निधि, जिसमें शब्द के अर्थ, जो कठिन शब्द होंगे उसके अर्थ बताए जाएंगे। फिर तीसरा में, क्योंकि आप लोगों को ये कौन सी विधा है, निबंध पढ़ना है, इसलिए निबंध के परिभाषा एवं प्रकार बताए जाएंगे। उसका संक्षिप्त परिचय मैं दूंगी, क्योंकि आप लोगों को निबंध के बारे में बताना है। फिर उसके बाद हम पाठ में प्रवेश करेंगे। पाठ में प्रवेश का मतलब है कि जो निबंध है हमारा कविता की परख, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे। फिर आप लोगों को जब पाठ में पढ़ा लूंगी, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोग को 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, इसलिए मैं इस पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भी करवाऊंगी। उसके बाद भावार्थ को मैं बताऊंगी आपको कि भावार्थ कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्नोत्तर, जिसमें आप लोगों को, जिसके अंतर्गत लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो आइए अब हम लोग लेखक परिचय की ओर चलते हैं। ये हमारे लेखक हैं जिन्होंने निबंध लिखी है, जो हमें पढ़ना है कविता की परख। ये हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनको आप देख लीजिए एक बार। इन्होंने ही, ये बहुत बड़े युग प्रवर्तक के रूप में भी जाने गए, हमारे साहित्य जगत में बहुत बड़ी क्रांति इन्होंने लाई है। अभी आप लोग इनके बारे में जानेंगे, और ज्यादातर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी होती है वो लेखक परिचय से होता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। कि पहले सर्वप्रथम इनका जन्म देखेंगे। जन्म कब हुआ है? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, हिंदी मासिक महीने से आश्विन पूर्णिमा, और संवत 1941 ईस्वी और संवत में 57 वर्ष का फर्क होता है। ये आपको यहाँ दिख रहा है कि संवत जब आया तो 1941 हो गया, ये सन नहीं है, ये संवत है। ईस्वी के आधार पर 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। और जन्म स्थान कहाँ है? अगोना। अगोना नामक ग्राम है, जो कहाँ पड़ता है? जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिले के अगोना गांव में इनका जन्म हुआ है। फिर देखिए, पिता का नाम है पंडित चंद्रवली शुक्ल, और माता का नाम निवासी देवी। ये आप लोग, ये जितने भी तथ्य इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग याद करिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी में आपको सहायक होगा। वृत्ति यानी इनकी क्या पेशा था, ये जब पढ़ लिख कर बड़े हुए तो ये क्या किए। तो सबसे पहले ये 1904 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में रहे, ड्राइंग शिक्षक, चित्र बनाना सिखाते थे, स्केचिंग सिखाते थे। फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा की परियोजना
मतलब कैसे कैसे उसको चलाना, संचालन है, उसमें हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। तत्पश्चात नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। उसके बाद वो वहाँ के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष कब बने? 1937 ईस्वी में। कहाँ के? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अब इनकी प्रमुख कृतियां जो इन्होंने रचना की उसके बारे में जानेंगे। आपको ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक में मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप करिएगा उसमें ये पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के अलावा और क्या क्या लिखे, तो उसके लिए आपको इसको अच्छे से जानना है। सिर्फ ये मत सोचिए कि इन्होंने बस निबंध ही लिखे हैं। इन्होंने देखिए यहाँ मधुस्रोत क्या है? कविता संग्रह है, जिसमें काव्य का कविता इनके द्वारा लिखी गई है, उसका संग्रह किया गया है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, ये साहित्य का इतिहास है। ये बहुत ही बड़े साहित्य इतिहासकार हुए जिनकी इतिहास जो है साहित्य की बहुत ही प्रामाणिक है, और वो हम लोग आगे की पढ़ाई में इसको हिंदी को गहराई से जानने के लिए उसके इतिहास को पढ़ते हैं। और इनके द्वारा जीवनी भी लिखी गई। क्या क्या हो गया? कविता संग्रह, साहित्य इतिहास और जीवनी। जीवनी किन पे इन्होंने लिखा? श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी। फिर इनकी जो निबंध संग्रह है उसको बाद में संकलित किया गया। ये बहुत सारे ज्यादातर निबंध की रचना की है, जिनको 3 भागों में संकलित अलग अलग संपादकों द्वारा किया गया। कौन कौन की? पहला तो चिंतामणि भाग 1 निकल गया था। उसके बाद फिर देखिए चिंतामणि भाग 2 जो शुक्ल जी द्वारा लिखित बिखरे हुए निबंध थे उनको एक जगह करके ये संपादन किसने किया? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने किया? भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। फिर चिंतामणि भाग 3 जो है डॉक्टर नामवर सिंह ने संपादित किया। आपको जो ये कविता की परख निबंध पढ़नी है वो कहाँ से लिया गया है? चिंतामणि भाग 3। ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो निबंध पढ़ना है वो चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है। ये प्रश्न पूछ सकता है। पाठालोचन और आलोचना, ये भी एक गद्य विधा है। आप लोग को मैं आगे बताऊंगी कि गद्य भाग के अंतर्गत सिर्फ कहानी, उपन्यास ये सब नहीं आते, बहुत सारी गद्य विधा हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे तो पद में ये आ गया कविता संग्रह, बाकी सब जो है गद्य विधा, साहित्य इतिहास या फिर ये सब देखिए, ये जो है निबंध का संग्रह है। पाठालोचन और आलोचना, आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई नहीं होता है, किसी भी चीज को उसमें जो जितने हर दृष्टिकोण से उसको खरा साबित करना आलोचना होता है। आलोचना, पाठालोचन, किसी पाठ पर उसको एक सरसरी दृष्टि से देखना और उसकी जो अच्छाई है और बुराई हो सबको वो उजागर करना। तो ये पाठालोचन और आलोचना इन्होंने लिखा किस पे? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार इन्होंने लिखा है, रस मीमांसा जो कि पंडित जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, त्रिवेणी इनकी रचना है जिनका संपादन कृष्णानंद ने किया। ये सब क्या हो गया? पाठालोचन और आलोचना। फिर इन्होंने बहुत ही लंबी भूमिका लिखी है अनुवाद पे। तो अनुवाद किसे कहते हैं? जैसे दूसरी भाषा में संकलित जो पुस्तक है उसको ये हिंदी में परिवर्तित किए हैं, उसको अनुवाद किए हैं। जो अनुवाद में आ जाता है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि कौन सी रचना है जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुदित किया है। तो अनुदित किया है बुद्धचरित, कल्पना का आनंद, शशांक, विश्व प्रपंच, इतनी जो इनकी रचनाएं हैं ये अनुदित हैं। अब इनके बारे में हो गया। इस तरह से इनकी मृत्यु कब हुई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। कहाँ हुई? काशी में। ये आपका लेखक परिचय हो गया। लेखक परिचय के बाद हम लोग शब्द निधि में प्रवेश करते हैं।
शब्द निधि में आप लोगों को मैं बताई थी कि शब्दार्थ होंगे, कठिन शब्दों के शब्दार्थ। करुणा, करुणा का अर्थ दया वेदना। फिर व्यापार क्रिया गतिविधि। दारुण असहनीय, किसी भी चीज जो सहने योग्य नहीं हो वो दारुण हो जाता है, ये एक भाव है। आह्लादित प्रसन्न, ये भी भाव है। प्रतापी प्रभावशाली। निपुणता दक्षता, किसी भी काम में दक्ष होना, निपुण होना, निपुणता है। उग्र यानी उत्तेजित, ये भाव कब आता है? जब हम बहुत क्रोधित होते हैं, तो ये भावना हमारे अंदर होती है। अधीरता, आप गौर कीजिएगा इसमें से ज्यादातर जो शब्द हैं वो हमारे भाव हैं। तो अधीरता का अर्थ होता है बेचैनी, बेचैनी, निराशा, धैर्य खो देना। जब व्यक्ति अधीर होता है तो क्या करता है? अपने धैर्य को खो देता है, निराश हो जाता है कि अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हो गया अधीरता। परिज्ञान क्या हो गया? विशिष्ट ज्ञान, कुछ विशेष जानकारी अगर मुझे है तो उसे हम कहेंगे परिज्ञान। फिर आर्द्र, आर्द्र नेत्रों के लिए भी प्रयोग होता है। जब हमारी आंखें सजल हो जाती है, आंसू से भींग जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्द्र। आर्द्र मतलब भींगा हुआ। फिर रमणीय, रमणीय का अर्थ है ऐसे भी मन को हरने वाला, जो जिसे देखकर मन हमारा खुश हो, आनंदित हो। सुंदर चीज जब देखते हैं तो आनंदित होता है, उसे हम कहते हैं रमणीय स्थल। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये बहुत ही रमणीय है, मनमोहक है। तो यहाँ पे रमणीय अर्थ का अर्थ ये हो जाएगा। समक्ष का अर्थ होता है सामने, प्रस्तुत। विकराल का अर्थ होता है भयानक। कांति यानी चमक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उसके मुख पे अजीब सी कांति है, यानी उसका मुख बहुत ही चमक रहा है। व्यंजना यानी व्यक्त करना, प्रकट करना, किसी भी भाव को किसी के सामने या फिर किसी भी चीज, जैसे मैं आपके सामने ये जो पाठ में पढ़ा रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, ये क्या हो गया? व्यक्त करना, बताना। फिर खंजन, खंजन एक पक्षी होता है। खंजन एक पक्षी होता है जिसकी आंखों में बहुत ही चंचलता भरी होती है। उसकी आंख बहुत ही चंचल, स्थिर नहीं रहते हैं। चंचल किसको बोलते हैं? इधर उधर एकदम उसको देख के अच्छा लगता है, कितना चंचल है। वो पक्षी है, विशिष्ट पक्षी है, जिसकी आंखों की तुलना अच्छी आंखों के लिए की जाती है। कुतूहल, कुतूहल यानी विस्मय, आश्चर्यचकित होना, किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, हो गया कुतूहल। दूषण, दूषण यानी कलंक लगना, दोष। ये आपका शब्द निधि हो गया। आपके पाठ में इतने शब्द हैं, इसके अलावा और भी शब्द होंगे जो कठिन लगेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। आगे आप देखिए, अब पाठ प्रवेश, जैसा कि हमने मुख्य बिंदु में बताया था कि आप लोग इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग पाठ प्रवेश कर रहे हैं। तो इसमें कविता की परख, पहले तो शीर्षक के बारे में जानेंगे। कविता तो हम लोग सब जानते हैं, कविता क्या चीज है। कविता हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कविता की जांच, परख यानी जांच, कविता को कैसे जांचा जा सकता है, कैसे परखा जा सकता है, इस निबंध में आचार्य शुक्ल जी ने हमें बहुत ही विस्तार पूर्वक, विश्लेषण पूर्वक बताया है। तो सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये निबंध कैसे हुआ। मैंने कहा था कि आपको निबंध के बारे में मैं बताऊंगी, निबंध क्या चीज है। आप लोग आज से कक्षा 10 तक पढ़ते आए हैं निबंध लेखन, तो वो सही है, वो भी निबंध है, लेकिन निबंध के और बहुत सारे स्वरूप हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी। आपको लग रहा होगा कि क्या ये निबंध लिखा जैसे हम लोग होली दशहरे पे लिखते हैं उस तरह का निबंध? नहीं, ये निबंध का स्वरूप कुछ अलग है। मैं बताऊंगी निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध दो शब्दों से बना है, नी और बंध, जिसका मतलब है कि उसे किसी भी तथ्य को बांध देना, बंधा हुआ होना, पूरी तरह से बंध जाना, तो हर तरीके से बंधना। तो इसमें निबंध की परिभाषा होगी, जो आप लोग देखिए परिभाषा और भेद मैं यहाँ आप लोग को समझाऊंगी।
निबंध किसे कहते हैं और निबंध के कितने भेद होते हैं। निबंध की परिभाषा आप लोग को बता रही हूं। जैसे हम लोग निबंध कहते किसे हैं, उसको जानना है। किसी एक विषय पर, किसी एक विषय पर, किसी एक विषय पर विचारों के किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित क्रम में कर सुंदर एवं सुगठित सुबोध भाषा में लिखी हुई रचना को निबंध कहेंगे। ये हो गई परिभाषा। निबंध कहते हैं। देखिए ये परिभाषा है, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध एवं सुंदर सुगठित एवं सुबोध भाषा में लिखी हुई रचना को निबंध कहते हैं। तो यहाँ पे क्रमबद्ध आपको मैं बता दी, सुंदर मतलब देखने में आकर्षक भी हो, जिससे वो बच्चे क्या हो, उनको क्लिष्ट नहीं लगे भाषा। सुगठित हो भाषा, मतलब एकदम बंधी हुई भाषा हो। सुबोध मतलब आसानी से समझ में आने वाला, जिसका बोध आसानी से हो जाए। सुबोध भाषा में लिखी गई रचना क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। ये आप लोग परिभाषा जान गए। अब निबंध के कितने भेद होते हैं? तो निबंध के 4 भेद होते हैं। आप लोग जानिए, निबंध के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। निबंध के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है। अब नंबर 1 क्या होगा? वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध। ये आप लोग को मैं संक्षिप्त परिचय इसलिए दे रही हूँ कि ये निबंध को मुझे बताना है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं कविता की परख निबंध को, कि ये किस तरह का निबंध है। ये भी जानना आप के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी जानकारी मैं निबंध के बारे में आपको दे रही हूँ। तो वर्णनात्मक निबंध हो गया, मैं बताते चलूंगी कि वर्णनात्मक निबंध किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो निबंध वर्णनात्मक है। पहले मैं दूसरा हो जाएगा विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध। तीसरा हो जाएगा
विचारात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। और नंबर 4 हो जाएगा भावात्मक निबंध, भावात्मक निबंध। ये हो गया निबंध के 4 भेद। तो वर्णनात्मक जैसे आप लोग अब तक लिखते आए हैं, होली पे निबंध हो गया, दशहरे पे निबंध हो गया, ये सब क्या हो गया, वर्णनात्मक। कोई भी त्योहार हो गया या फिर उस तरह के सामाजिक कार्य हो गया, उस पर आप निबंध लिखते हैं तो वो हो गया वर्णनात्मक निबंध। विवरणात्मक जिसमें विवरण संबंधित निबंध हो वो विवरणात्मक हो गया। विचारात्मक निबंध मेन आपको ये जानना है, क्योंकि ये जो कविता की परख है वो किस तरह का निबंध है, मुख्य रूप से आपको ये जानना विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं? विचारात्मक निबंध वो होता है जो हमारे मनोविचार से जिसका हम कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक हो, मानसिक रूप से ये जुड़ा होता है विचारात्मक निबंध, जिस पे विचार करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे अभी तो कविता के बारे में पढ़ना है, उस पर विचार, हर तरह का विचार उस पर व्यक्त किया गया है, विचारात्मक निबंध। उसी तरह से हम लोग कहते हैं विज्ञान अभिशाप है या वरदान, इस तरह का हम लोग करते भी आए हैं। और कोई भी दोस्ती के बारे में कुछ इस तरह से लिखना है, तो ये सब हो गया विचारात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में भावों की प्रधानता होती है। ये आपको चारों निबंध, मैं ज़्यादा इसको विस्तार पूर्वक नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको अभी पाठ पढ़ना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पाठ के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ कविता की परख, जो आपको, तो सबसे पहले तो शुक्ल जी की, जो शुक्ल जी कविता के बारे में जो शुक्ल जी ने लिखा है उसके बारे में बताएंगे कि कविता के बारे में वह कहते हैं कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य का रागात्मक संबंध होता है। कविता वह साधना है जिसके द्वारा समस्त सृष्टि के साथ मनुष्य का रागात्मक संबंध होता है, और उस रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह कौन करता है? कविता। ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो अभी आप लोग को कविता के बारे में सबसे पहली जो पंक्ति है वो देखिए। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। ये प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ में भी पूछेगा और लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है कि कविता का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि हृदय पर कविता वही होना चाहिए जो हमें हमारे मस्तिष्क ही नहीं हृदय को भी प्रभावित करे। तो हृदय कहाँ से है? हृदय का जुड़ाव सीधे सीधे भावनाओं से होती है। आगे आप देखिए, हमारे प्राचीन मुनि जिन्होंने रस की स्थापना की, भरत मुनि ने कहा है कि कविता जो रस है, रस से ही उत्पत्ति कविता काव्य का होता है, और काव्य में भावों की प्रमुखता होती है। भाव कहाँ से उठते हैं? उसका उद्दीपक रूप होता है, उससे रस जागते हैं। तो कहीं ना कहीं आगे देखिए, ये सब प्रेम रस, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य, ये सब क्या है? रस है। तो ये आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, भाववाचक संज्ञा पढ़े हैं, उसमें क्या होता है? हमारी भावनाओं के बारे में पढ़ना होता है, भाव दिखाता है। तो ये जो भाव है, हृदय पे प्रभाव क्या डालता है? भाव से ही हमारा हृदय प्रभावित होता है, तब हमारी जो भाव भंगिमा है वो भी बदलती है। जैसे प्रेम का दृश्य है तो हम खुश हो जाते, प्रेम उसके किसी के प्रति ये करते हैं। जैसे माँ बेटे का प्रेम देखते हैं तो वात्सल्य प्रेम जागता है। तो उसी तरह आनंद, हम किसी भी चीज को मनोरंजित जो होते हैं तो वो हमारा मन क्या होता है? आनंदित होता है। हास्य, यानी हास्य व्यंग की चीजों को देखकर हम हंसते हैं, खुश होते हैं। करुणा, जहाँ दुख है, दर्द है, तो हमारा हृदय क्या होता है? करुणा से भर उठता है, दया से भर उठता है। आश्चर्य,
किसी भी ऐसी चीज जो होने लायक नहीं हो वो हो जाता है अचानक से, तो उसको देखकर हम क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहाँ है कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। तो इसको मैं अपने शब्दों में बताऊंगी, आपके पाठ्य पुस्तक में तो ये सब चीज है ही। तो कहीं न कहीं कवि का लेखन क्यों होता है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि कवि का जो होता है लेखन, साहित्य क्या होता है, समय और समाज से प्रभावित होता है। साहित्य क्या होता है, समय और समाज से प्रभावित होता है। तो समय और समाज क्या होता है, फिर उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि इसलिए समय और समाज भी साहित्य से प्रभावित होता है, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो कविता क्यों कवि लिखता है कि पाठक के मन में उस तरह के भाव उत्पन्न हो और प्रेरणा जगे। इसीलिए काव्य का लेखन होता है। जिस पद में इस प्रकार के प्रभाव डालने की शक्ति ना हो उसे हम कविता नहीं कह सकते। किस प्रकार के प्रभाव, जो हमारे हृदय पे प्रभाव नहीं डालता हो वो क्या है, कविता नहीं है। यानी भावों और रसों की प्रधानता जिसमें नहीं है वो क्या है, कविता नहीं है। जिस पद में ये तो हो गया, ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। पाठक के मन में क्या प्रतीत होता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं वो हमारे सामने उपस्थित है। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है, हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं। तो इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है, सबसे बड़ी चीज है कवि जो कविता करता है उसमें कल्पना की प्रधानता होती है। आगे प्रश्न भी इससे आपको है कि क्यों कल्पना की प्रधानता होती है। कवि कल्पना करता है तभी सृजन करता है। एक कल्पित मन ही कविता का सृजन कर सकता है। और कल्पना क्या करता है कवि, वही उन भावों के आधार पर कल्पना करता है। जैसे बहुत ही रमणीय दृश्य देखा तो उसमें दृश्य का वर्णन हो गया। अगर कोई सुंदर युवती देखता है तो उसके मुख को चंद्रमा से उपमित करता है कि उसके मुख माने, ताकि उस तरह के भाव पढ़ने वाले के मन में हो कि इतनी सुंदर थी। चंद्रमा का अर्थ ही होता है सुंदर, तो उसका उपमा देता है कवि। तो वो कल्पना के आधार पर ही शुरू होता है। कविता का सृजन कल्पना के आधार पर होती है। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। बिना कल्पना के आनंद भी अधूरा होगा, न ही अच्छी कविता का सृजन होगा। सृष्टि में हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। अभी मैंने कहा कि बहुत तरह की वस्तु होती है, किसी चीज को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कोई अद्भुत चीज को देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और किसी भी दुख को देखकर हमारा हृदय दारुण यानी करुणा से भर जाता है, दया से भर जाता है। हम दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यही बात, ये सब बात एक अच्छी कविता में होती है, जिसके माध्यम से हम कविता को परख सकते हैं कि ये कविता अपनी मापदंड पे सही है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उस भाव को जगाने वाले के रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। कवि को पाठक को के मन में जिस भाव को जगाना होता है उस तरह की ही रचना करता है। जैसे यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करना है तो वो मुख को चंद्रमा से सुंदर बनाता है। फिर रमणीय स्थल का चित्रण करना है तो अच्छी अच्छी जो घूमने लायक जगह है, दृश्य है, उनका वर्णन करता है। तो उस तरह से आगे आइए देखते हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है उसे पढ़कर या सुनकर सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। जो बाल्य वर्णन है उसे पढ़कर तो बिल्कुल वात्सल्य, हर बच्चे में कृष्ण ही नजर आने लगता है। इतना जीवंत वर्णन उन्होंने किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन है। अयोध्या कांड के बाद जब चित्रकूट जाते हैं
सीताराम और लक्ष्मण जी। तो उस समय का ये वर्णन मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने पाठालोचन किया है। अपनी आलोचना में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को भी रखा है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पंक्तियां दे देगा और बोलेगा कि प्रस्तुत पंक्ति किनकी है। तो आप लोग झट से रामचंद्र शुक्ल नहीं मारिएगा, क्योंकि ये जो है पंक्ति वो किनके द्वारा लिखी गई है? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। कौन सी किताब से ली गई है? गीतावली। गीतावली की रचना किसने किया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मैं साथ साथ आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताते जा रही हूं कि कहां से इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे चित्रकूट का यह वर्णन बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य को हमारे सामने लाता है। जैसा कि मैंने कहा कि रमणीय दृश्य को देखकर हमें अच्छा लगता है, उसके लिए दृश्य वैसा दिखाया जाता है। तो कवि ने बताया है कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में यह वर्णन किया है। सोहत श्याम जलद मृदु घोरत धातु रंग मंग श्रृंगणी। यहाँ पे चित्रकूट पर्वत का वर्णन है। तो क्या है सोहत श्याम? श्याम मतलब यहाँ बादल को कहा गया है श्याम। तो बादल किस तरह से सुहावना लग रहा है? जैसे लग रहा है कि कोई मृदु का घोष कर रहा है, मृदंग बजा रहा है, बादल जब गरज रहा है। और घोरत, और इस तरह से चमकीला हो गया है पर्वतों पे। घोरत धातु रंग, धातु यानी खनिज से रंग बनता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि किसी ने गेरुए रंग को घोलकर, खनिज से बनाकर गेरुए रंग से उसका श्रृंगार कर दिया हो, उसको सजा दिया हो। इसके आगे की पंक्तियों में है कि इस प्रकार ऐसा, यहाँ नहीं दिया गया, मैं बता देती हूँ कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भबरे ने उस कमल को खिलाया है जिस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, जिस कमल पे ब्रह्मा जी आसीन है। तो ये रमणीय दृश्य के लिए कवि का ये वर्णन है। समझ गया? इसको पढ़ के हमारे मन में इस तरह के दृश्य उभर रहे हैं कि इस तरह से होता है पर्वतों पे बादल जब छाते हैं। तो ये यहाँ पे रमणीय दृश्य के लिए वर्णन है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये तुलसीदास जी की गीतावली पुस्तक से ली गई है, उनकी रचना गीतावली है। और इसमें चित्रकूट का वर्णन है और किस चीज का वर्णन है? प्रकृति चित्रण है, रमणीय दृश्य का वर्णन है। ठीक है, अब इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे कि इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। विकृत रूप को देखकर हमें भय होता है, तो इस तरह से भय के लिए विकराल रूप होगा। जैसा कि हम लोग रामचरितमानस में कुंभकर्ण को देख लो, कुंभकर्ण का पात्र है, वो भय उत्पन्न करता है कि नहीं? तो कुंभकर्ण के बारे में जब पढ़ेंगे, या रावण की जो हंसी होती है वो भय होता है, उस तरह के तो काव्य में उसी तरह के भाव भी दिए जाएंगे जिससे हमें भय उत्पन्न हो। अब आगे चलेंगे। अपने वर्णनों में कवि लोग क्या करते हैं? उपमा आदि का सहारा लेते हैं। आप लोग पिछली कक्षा में अलंकार के बारे में पढ़े होंगे। बिना अलंकार की कविता नहीं होती। तो उसमें मुख्य रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सब अलंकारों का, और बहुत सारे अलंकार हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का सहारा लिया करते हैं। वह जिस वस्तु के वर्णन प्रसंग होता है उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया करते हैं। उपमा अलंकार होता क्या है, पहले आप ये जानिए। एक दूसरे वस्तु की समानता दिखाना ही उपमा होता है, और सिर्फ ये बताना नहीं कि ये उसके समान है। समानता इस प्रकार कि वो प्रभावी हो, वो वस्तु क्या हो? प्रभाव उत्पन्न करे, तो उस तरह से प्रभावशाली हो, तो उस तरह की चीज को क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। जैसे मुख को चंद्र, क्या कहते हैं? मुख को चंद्र से करते हैं, या कमल के समान मुख भी कहते हैं। नेत्रों के लिए मीन, खंजन, और किस चीज से करेंगे? कमल से। ये प्रश्न आपको आगे रहेगा कि नेत्रों की जो सुव्यवस्थित उपमा है, मीन, खंजन और कमल का क्या उद्देश्य है? तो मीन से हमें स्वच्छता का उद्देश्य होता है, ऐसी स्वच्छ आंखें जो मीन के समान हो। और खंजन से मैंने पहले बताया आपको शब्दार्थ में, खंजन एक पक्षी है जिसके आंख में बहुत चंचलता भरी होती है। तो खंजन यानी आंख, अगर नायिका की आंख को चंचलता दिखाना है तो खंजन से उसका करेंगे उपमा। फिर उसके बाद कमल, कमल यानी मोहक,
मोहकता, कमल क्या होता है, मन को मोहने वाला होता है, तो जहां मोहकता दिखाना है तो कमल से उसका उपमा देंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आंख है या आम का फाक है, ऐसा ये उपमा नहीं होगा। उपमा यानी उसको, उस चीज को प्रभावी बनाना, प्रभावशाली, ताकि हमारे मन में प्रभाव छोड़े कि उसकी आंखें ऐसी हैं। तो आम का फाक आप उसको नहीं कर सकते आंख को। आंख के लिए ये सही उपमा यही होता है, हर मायने में समानता हो और समानता के साथ साथ उसमें क्या हो, प्रभावशीलता भी हो, तो हो जाएगा उपमा अलंकार। जैसे हम वीरता को दिखाने के लिए, पराक्रम को दिखाने के लिए सूर्य से उपमा लेते हैं, सूर्य के समान तेजस्वी राजा, या फिर कभी नहीं कहेंगे कायर को दिखाने के लिए श्रृंगाल यानी शियार का सहारा लेते हैं कि श्रृंगाल के जैसा कायर था। फिर वीर और पराक्रमी को दिखा, जैसे शिवाजी आप लोग पढ़े होंगे, शिवाजी क्या थे, सिंह के समान दहाड़ते थे। तो यहाँ पे वीरता, ओज गुण अपने आप प्रकट होता है कि यहाँ पे वीरता दिखा रहा है, किसके समान, सिंह के समान। तो इस तरह से कभी उपमा देते हैं अपने पाठ का। इसको अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हमने उपमा के बारे में बताया, किस चीज के लिए, किसी भी वर्णन को ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का ये वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता, वीरता, कठोरता, भीषणता, कायरता, सबको दिखाने के लिए उसके जैसा ऐसी उपमा दें कि उस भावना को क्या कर दे, तीव्र कर दे, उद्दीपित कर दे। उद्दीपित यानी हम उसकी तरफ और ललक बढ़े कि हम, हाँ भाई ये ऐसा है तो हम देखें। तो इस तरह के भाव को उत्पन्न करें, वही सही कविता है। तो कवि अपनी कविता को प्रभावी बनाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, उपमा का प्रयोग करते हैं। फिर किसी के मुख की मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कभी उस मुख के साथ अत्यंत मधुर कांति वाला पदार्थ, अभी हमने बताया कि चंद्रमा रख देते हैं, मधुर कांति वाला, उसकी क्या होती है, मधुर कांति की भावना बढ़ जाती है। अब जैसे हम लोग हारमोनियम के लिए, किसी को हारमोनियम के बारे में बताना है कि हारमोनियम क्या चीज होती है, कोई नहीं देखा है कभी, किसी बच्चा ही पूछ दिया कोई कि हारमोनियम क्या होता है, तो हम बताएंगे कि संदूक जैसी चीज बनी होती है, उसे हम हारमोनियम कहते हैं। तो हम उसकी समानता संदूक से किए, लेकिन यहाँ उपमा नहीं है। क्यों नहीं है? ये उपमा नहीं होगा और ये कविता नहीं होगी, क्योंकि ये बस जानकारी देने का माध्यम है, उस चीज को प्रभावी बनाने का माध्यम नहीं है। इसलिए वो सीधी सी बात होगी कि उसके जैसा किसी चीज की जानकारी दे दी है, लेकिन वो हर तरह से प्रभावी नहीं है और उस तरह से उद्दीपन नहीं जगा रहा। ये बस बोध की दृष्टि से हम कह रहे हैं। क्या बोध करवा रहे हैं कि हारमोनियम बाजा वही होता है जो संदूक के जैसा रहता है, यानी ज्ञान करवा रहे हैं कि संदूक के जैसा दिखने वाला चीज हारमोनियम होता है। यहाँ पे आप उपमा नहीं कर सकते। इस प्रकार की समानता तो है लेकिन उपमा नहीं है, क्योंकि प्रभावशीलता इसकी नहीं है। आगे हम लोग उपमा के बारे में जानेंगे। अभी हम मैंने बता दिया कि वस्तु वास्तव में कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है, उस वर्णन द्वारा उस वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह वही चीज है यहाँ पे। अब मैं यहाँ आऊंगी आप लोग को। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुंह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले भी हमने बताया कि पात्रों के मुंह से प्रकट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि तब ज्यादा प्रभावी होता है इन सब भावों को। ये सब रस भी है, मैंने पहले भी बताया है। आप ये देखिए, ये पंक्ति जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको भावार्थ लिखने के लिए परीक्षा में पूछ सकता है। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की परिपूर्ण रूप में व्यंजना हो सकती है। तो इसका भावार्थ आप लोग आगे मैं बताऊंगी कि कैसे किया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मनुष्य के मुख से, यहाँ आगे बोले ना, कभी जब पात्रों के हृदय से भावों से दिखाता है और बोलकर जब बुलवाता है, तो वो कोई भी चीज अगर हम सांकेतिक रूप में नहीं अगर स्पष्ट कर पाते हैं तो उसके लिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
तो वही चीज यहाँ पे है कि वाणी के द्वारा हम किसी चीज को स्पष्टता कर सकते हैं और उसको आत्मसात करने में पाठकगण ज्यादा प्रभावित होते हैं उस चीज से। तो मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे निकलते हैं, शोक में कैसे, आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा पूरा होता है। जैसे इसके उदाहरण के लिए आगे देखिए, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है, मानस से ली गई पंक्ति है जो कि किस समय की है, लंका कांड की है। लंका कांड की ये पंक्ति है, मैं बताऊंगी, ये बहुत ही अच्छा तथ्य है, आप लोग इसको समझिएगा कि कैसे कभी जो अनुभव कराते हैं तो वो हर चीज का, क्रोध हो, शोक हो, प्रेम हो, वो पात्र के माध्यम से कराते हैं। यहाँ देखिए, शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक को क्या करता है, भूल जाता है। कोई भी अगर दुख में हो तो बुद्धि विवेक उसका काम करना, अगर साधारण मनुष्य है तो उसका तो काम करना, यहाँ तो भगवान स्वयं श्री राम जो विष्णु के अवतरित रूप हैं, वो मनुष्य रूप में क्या करते हैं, अपनी बुद्धि व विवेक छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं उनके चरित्र का पर दोष लगाते हैं, लेकिन नहीं, कविता यही मांगता है कि आप किस भाव, अगर आप ये भाव नहीं दिखाते हैं, अगर श्री राम इस तरह के भाव नहीं दिखाते हैं तो वो क्या होगा, उनकी मनुष्यहीनता होगी और क्या होगा, भाव क्या हो गया, भावना में हीनता होगी, भावहीनता होगी। तो यहाँ पे उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के मुंह से कहलाया है कि जब लक्ष्मण को शक्तिवान लग जाता है तब श्री राम जी वियोग में कहते हैं, रोते हैं और कहते हैं क्या, जो जनतेउ बन बंधु बिछे हूं, पिता वचन मनते नहीं हूं। वही राम जो हमेशा माता पिता का अनुसरण किए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता पिता के वचन मानने वाले, आपने पहले सुने होंगे। यही राम के कई को वन आते समय कहते हैं, सुनु जननी वह सुत बड़ी भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। इन्होंने ही कहा था उस समय, ये क्या कह रहे थे कि वह बेटा बहुत ही भाग्य वाला होता है जो अपने माता पिता के वचन को मानता है, उनको आत्मसात करता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जनते बन बंधु बिछे हूं, पिता वचन मनते नहीं हूं। वो दुख में सब भूल गए, अपनी बात को भूल गए, अपनी वो जो अपना उनका धर्म था उसको भूल कर कहते हैं कि अगर मैं जानता कि वन आने से मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा, उससे बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं क्या करता, पिता का वचन कभी नहीं मानता, पिता का वचन कभी नहीं मानता। इस तरह का उन्होंने पहले क्या कहा है कि पिता दिन में मोह कानन राजू, जह भांति संपूर्ण सब काजू। तो वो कहते हैं कि मुझे जंगल का राज दिए हैं पिताजी, वहीं पे मेरा हर कार्य पूर्ण होगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैं पिता का वचन ही नहीं मानता। तो ये दुख की परिकल्पना है। ऐसी बात क्यों इनके मुख से निकली, आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। कितना भी व्यक्ति धर्म पे चलता हो और कितना भी वो अच्छा हो, लेकिन शोक में वो क्या करता, अपना बुद्धि विवेक उचित अनुचित का ध्यान छोड़ जाता है। तो ये सच्ची कविता है। यहाँ पे राम का चरित्र दोष नहीं, बल्कि कविता में मनुष्यहीनता और भाव से परे जाने से कवि को बचाता है। ये सही कविता का रूप है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते, वे कहेंगे कि इस वचन से राम के, मैंने पहले भी बताया कि चरित्र में दोष आ गया है। जो काव्य को नहीं समझते, कहीं नहीं जानते, वो क्या तर्क देंगे कि ये जो वचन है राम ने कहा, इससे इनके चरित्र में दोष आ गया, ये कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, जो कवि क्या होता है, कवि ऐसे भी सहृदय होता है और सहृदयता को दिखाता है और मर्मज्ञ होता है। और कहीं ना कहीं देखिए कि कल्पना के आधार पर की हुई रचना, यहाँ तो सच्चाई है, सच्चाई से भी अगर जोड़ेंगे तो वही चीज परिलक्षित होता है जो कवि वहां पे दिखाते हैं। तो इस तरह से दोनों में संबंध हो जाता है। पर जो सहृदय और मर्मज्ञ हैं, वे इसे शोक की उक्ति मात्र समझेंगे। वो समझेंगे कि दुख में ऐसा होता है।
पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि ने बड़ी ही निपुणता अपेक्षित होती है। कवि में बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। मैंने पहले भी कहा कि पात्र के मुख से उसी तरह के भाव की व्यंजना व्यक्त कराने में कवि बहुत ही निपुण होते हैं। जो अच्छे कवि होते हैं, जो पात्र के भाव को मुख से व्यक्त कराने में बहुत ही दक्ष होते हैं। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का। इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। अलग अलग तरह से एक ही भाव की व्यंजना हो सकती है। रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब क्या करते हैं, वो बहुत ही संयमित रहते हैं, गंभीर रहते हैं। लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है, अपने उनके चरित्र के अनुसार कवि ने भाव भी दिखाया है। तो भाव लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है, वो बहुत ही जल्दी अधीर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब कौन से उनके भाई राम ही उन्हें समझाते हैं, क्योंकि उनके पास संयम है, गंभीरता है। यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए। ये यहाँ पे आपको पूरी निबंध खत्म हुई। अब हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं। मैं इसमें से 2 प्रश्न आपको सबसे अंत में लिखकर भेज दी हूँ, स्लाइड में प्रस्तुत की हूँ, लेकिन उसके आगे मैंने प्रश्न नहीं किया है, उसको मैं क्लियर करूँगी, बताते चलूँगी, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद भी कोशिश करें। मैं प्रश्न का उत्तर बता तो दूंगी, लेकिन अपने शब्दों में आप किस तरह से अलग अलग शब्द आप देते हो भिन्न भिन्न तरह से, वो आप लोग कोशिश करेंगे। और बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं इसमें 20 प्रश्न आपको इसमें PDF में मिल जाएगा। कविता के उद्देश्य, कविता के क्या उद्देश्य हैं, ये मैंने लिख दिया है आगे की स्लाइड में। जो मैंने लिख दिया है उसको मैं क्लियर अभी नहीं करूंगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कल्पना किसे कहते हैं, एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है, ये भी मैंने बताया है पाठ में भी, और प्रश्न भी इसका लिखा हुआ। अब आपको समझना उपमा क्या है, कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो उपमा अलंकार के बारे में मैं बताई हूँ। ऐसे उपमा के बारे में आप जान लीजिए, उपमा क्या है, 2 वस्तुओं में समानता दिखाना ही उपमा हो। वस्तु ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रभावशीलता व्याप्त हो, ताकि वो पाठक के मन में उद्दीपन जगा सके। वो क्या है, उपमा है। कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, पाठ के आधार पर उत्तर दें। कविता में उपमा का उपयोग उद्दीपन को तेज करने के लिए, उद्दीपन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर उपमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और वैसी प्रभावी वस्तुओं से उपमा नहीं दी जाएगी, तो पाठक के मन में उस कविता के प्रति रुचि नहीं जागृत होगी। अब है आंख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। इनमें क्या क्या समानताएं हैं, ये मैं पढ़ाते वक्त भी इसको क्लियर की हूँ, अभी भी मैं बता देती हूँ कि आंख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। क्यों, क्योंकि इनमें क्या समानताएं हैं। आंख के लिए मीन से स्वच्छता दिखता है, स्वच्छता का भाव उत्पन्न होता है कि कैसे आंख है तो स्वच्छ है, और खंजन से चंचलता और कमल से मोहकता, इस तरह की समानताएं दिखती हैं। ठीक है, और ये आपको ये दोनों भावार्थ हैं। भावार्थ लिखने का तरीका मैं बताऊंगी कि भावार्थ लिखते कैसे हैं। अमूमन क्या करते हैं बच्चे कि भावार्थ बस उसके अर्थ 2 लाइन में लिख दिया, हो गया। वैसे भावार्थ नहीं होता है, भावार्थ में एक लिखने का तरीका होता है। अभी आप ये देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, स्पष्ट किया था अभी पाठ में, कि ये पंक्तियां जो क्या है, नहीं, क्वेश्चन नंबर अभी 5 आपको देखना है। मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, इस उक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है। तो इस उक्ति के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं, क्या दिखा रहे हैं, मानो ऊंट की पीठ पर क्या घंटा रखा है। ये क्या चीज ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर्वतों पे जो बादल हैं या आसमान में जो बादल है उसके ऊपर चांद, पूर्ण चांद जब चढ़ रहा है तो ऐसा दिख रहा है जैसे ऊंट की पीठ पर घंटा रखा हो। तो क्या ये उपमा सही लग रहा है आपको? ये उपमा सही नहीं है।
क्योंकि ये पाठक के मन में वो मनोरम दृश्य, रमणीय दृश्य नहीं, दृश्य के प्रति उद्दीपन नहीं जागृत कर रहा है, इसलिए ये उपमा सही नहीं है। अभी क्या है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको है, देखिए आगे का प्रश्न हम देखेंगे। जो जनतेउ वन बंधु बिछेहु, पिता बचन मनते नहीं होहु। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताई हूं कि इन पंक्तियों का क्या करना, लेखक द्वारा क्या कहना चाहा है। तो ये एक तरह से भावार्थ पूछ रहा है कि इन पंक्तियों का भावार्थ क्या, लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि भाव के आधार पर पाठक के मुख से लेखक हर बात को कहवाना चाहते हैं। इन पंक्तियों में इसको भावार्थ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 से ली गई है, जिसका शीर्षक है कविता की परख, और जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ऐसे शुरुआत करेंगे भावार्थ लिखने के लिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ कविता की परख निबंध से ली गई है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसके निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इन पंक्तियों में शुक्ल जी यह बताना चाहते हैं कि कैसे दुख की परिस्थिति या फिर दुख में हमारा जो है शोक, जब हम शोक ग्रसित होते हैं तो क्या होता है, बुद्धि और विवेक खत्म हो जाती है और उचित और अनुचित का भेद नहीं रह जाता है। और इन पंक्तियों में प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ये जो श्री राम जी हैं वो कहते हैं कि अगर मैं जानता कि वन में हमारा ये लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग जाएगा और मुझसे ये बिछड़ जाएंगे तो मैं अपनी पिता की आज्ञा को नहीं मानता। तो इन पंक्तियों में उन्होंने ये कहा। तो श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी बुद्धि विवेक को उस समय खो देते हैं, तो आम व्यक्ति का तो बात ही नहीं। तो शुक्ल जी यही कहते हैं कि कवि की ये बहुत ही अच्छी रचना है कि जो भाव में रहेगा उस तरह की स्थिति दिखाना। तो यहाँ पे शोक का भाव है, इसलिए ये जाहिर सी बात है कि श्री राम का ये बोलना उचित है। और यहाँ पर विशेष में दिखा देंगे, अगर ज़्यादा प्रभावी बनाना है भावार्थ को तो विशेष में दिखाएंगे कि यही राम जो हमेशा कहते थे कि सुनु जननी सोई सुत बड़ी भागु, जे पितुमातु बचन अनुरागु। जो कहते थे कि वह पुत्र बहुत बड़े भाग वाला होता है जो अपने माता पिता के वचन को आत्मसात करता है, वो आज पिता की आज्ञा को नहीं मानने की बात कह रहे हैं। तो ये उस दुख और शोक का प्रभाव है जो कवि हृदय अपने पात्र के मुख से कहवाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल उचित है, उचित भाव है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब चलें आगे की स्लाइड में, हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के बारे में मैंने कहा है कि आपको 50% प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, इसलिए हर पाठ से आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सके उसको बनाते जाएं। तो यहाँ मैंने इस पाठ से 20 प्रश्न आपको दिए हैं, जिसको मैंने हल कर दिया है, आप लोग याद कर लेंगे। जैसे कविता की परख शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख के मारेंगे, श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिसे हमने अभी अभी पढ़ा। फिर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था अभी हमने पढ़ाया है, ऑप्शन ए का में है 4 अक्टूबर 1983 कानपुर, ऑप्शन ख में है 4 अक्टूबर 1883 अररिया, घ है 4 अक्टूबर 1884 अगोना बस्ती, फिर घ है 4 अक्टूबर 1983। तो हम लोग सभी जानते कब और कहाँ हुआ था, 4 अक्टूबर 1884 अगोना बस्ती में हुआ था। तो अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि 2 फरवरी 1941, इसलिए सही जो विकल्प है उसको हम टिक करेंगे। फिर रामचंद्र शुक्ल की माता का नाम क्या था,
हमने अभी पढ़ा है, ऑप्शन में है दुलारी देवी, निवासी देवी, सरिता देवी और दमयंती देवी। हमने अभी पढ़ा है कि माता का नाम निवासी देवी, तो विकल्प ख सही विकल्प है। इस तरह से हम लोग, आप लोग को तो OMR मिलता है, उसमें आप लोग को रंगना होगा, सही ऑप्शन आप लोग रंगिएगा। फिर कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? हाँ, ये विधा आप लोग को बतानी है, इसको मैं ये विश्लेषित करना भूल गई थी। तो आप लोग को पढ़ना है गद्य और पद्य भाग, 2 भाग पढ़ना है। तो गद्य भाग में भी 12 है, फिर पद्य भाग में भी 12 पढ़ना है आपको। बाकी और क्या है? बाकी वो पाठ से परे यानी दूसरे भाषा का अनुदित 3 और रचनाएं पढ़नी है। तो गद्य भाग अभी हम पढ़ रहे हैं, तो गद्य भाग के बारे में जानकारी लें। गद्य भाग में क्या क्या आता है? अमूमन बच्चे सोचते हैं कि गद्य यानी कहानी, नहीं, गद्य में हम लोगों को गद्य विधा के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। पहले भी आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10वीं में कि कहानी भी है, निबंध भी है, फिर रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, भाषण है, साक्षात्कार हो गया, आलोचना हो गया। ये सब सारे चीज जो क्या हो गए, एकांकी, नाटक, उपन्यास, ये सब चीज क्या हो गए, गद्य विधा का स्वरूप है। तो गद्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो हम लोग अभी कौन सी गद्य विधा पढ़े? निबंध। क्या पढ़े? निबंध, जो कि गद्य विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे अभी जो प्रश्न हम लोग देख रहे थे वो क्या था कि अभी आप लोग रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम, इसमें भी आप देखिए चंद्रवली शुक्ल कविता की परख शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, यही प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो इसमें कविता है, कहानी है, भाषण है, निबंध है। तो हम लोग अभी जाने हैं निबंध के बारे में, मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी भी दी हूँ। तो ये कौन सी विधा है? निबंध। अभी आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, कविता की परख शीर्षक पाठ किस पुस्तक से संकलित है? मैंने पाठ पढ़ाते वक्त आप लोग को बताया था कि चिंतामणि भाग 3 भागों में इनका निबंध संग्रह जो इधर उधर से बिखरा पड़ा था वो 3 भागों में संग्रहित है, जिसके कौन से हैं संपादक भी मैंने बताया था कि चिंतामणि भाग 2 के हैं कौन? पंडित विश्वनाथ मिश्र। फिर चिंतामणि भाग 3 जिससे कि ये निबंध ली गई है, कौन सी निबंध? कविता की परख, चिंतामणि भाग 3 से, जिसके संपादक है डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये सब आप लोग अच्छे से जानिए। हो सकता है पूछ दे कि चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन है, तब आप क्या मारिएगा? डॉक्टर नामवर सिंह। बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? तो यहाँ पे हम लोग रामचंद्र शुक्ल जी, अनुवाद अभी मैंने बताया कि उन्होंने निबंध के साथ साथ अनुवाद, पाठालोचन, साहित्य इतिहास, जीवनी पर भी कार्य किया है, काव्य भी उन्होंने लिखा है। इसलिए इस तरह से आप लोग के 20 प्रश्न हैं पाठ से, जिसे आप लोग देखेंगे। मैंने इसमें PDF में दे दिया है, देखिए आगे के प्रश्न भी आप लोग इसमें सब प्रश्न किया हुआ है, आप लोग इसको कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों। आगे के कक्षा में हम कुछ और जानकारी देंगे और इस प्रश्न का विश्लेषण भी करेंगे।